पहले ये समझ में नहीं आ रहा मेरे कि प्रधानमंत्री जी कभी तो कहते हैं कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ और मेरा तो साधारण तरीके से जन्म ही नहीं हुआ। जब उनका जन्म ही साधारण तरीके से नहीं हुआ है तो फिर माँ कहाँ से आ गई? और अगर माँ थी तो फिर इस बात को मंच पर कहने की क्या जरूरत थी कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ? तो प्रधानमंत्री जी समय समय पर अपनी स्टेटमेंट जो है वो बदलते रहते हैं। बहरहाल मैं किसी भी माँ को गाली दिए जाने के समर्थन में नहीं हूँ। वो प्रधानमंत्री की माँ है, अगर जिसने गाली दी है हमें तो पता चला कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता निकला है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार क्यों? उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार क्यों है? उसके लिए अन्य तमाम लोग जिम्मेदार क्यों हैं? उसके लिए जिम्मेदार वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने गाली दी है, और वो तो साधारण सा कार्यकर्ता है। अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो फिर कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए जो लोग ये कह रहे हैं, जो सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा बता रहे थे, जर्सी गाय बता रहे थे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बता रहे थे, जो माँ बहनों को सरेआम गाली दे रहे थे, जो मणिपुर में औरतों को नंगी घुमा रहे थे, उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई कब होगी? प्रधानमंत्री की माँ है, सोनिया गांधी इस देश की कुछ नहीं है। उनको कैसे जर्सी गाय कहा गया? उनको कैसे कांग्रेस की विधवा कहा गया? उन माताओं बहनों को कैसे नंगा करके मणिपुर में मतलब घुमाया गया और प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला? क्या इस देश की औरतें, इस देश का मान सम्मान नहीं है? वो किसी की बहन बेटी नहीं है? प्रधानमंत्री जी की माँ के लिए जिसने कहा निसंकोच रूप से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उन लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने सोनिया गांधी जी को अपमानित किया, जिन्होंने राहुल गांधी जी को खुले मंच पर गालियां दी, उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपको नहीं लगता ये कांग्रेस मुद्दा बना दिया कांग्रेस ने वहां पर? मुद्दा कुछ नहीं। देखिए बिहार में क्या है कि बीजेपी चुनाव हार रही है, नीतीश कुमार चुनाव हार रहे हैं। राहुल गांधी के साथ में जिस प्रकार से बिहार में रेला चल रहा है, जिस प्रकार से संविधान को बचाने वाली ताकतें इकट्ठा होकर के वहां पर मोदी के और नीतीश कुमार का जो एनडीए घटक दल है उनकी नाक में जो दम कर रखा है, तो ये हार से बौखलाए हुए लोग हैं। उनको सामने हार दिखाई दे रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो उनको लग रहा है कि नहीं अब ये दाव फेंक दो कि मेरी माँ को गाली दी गई है। अरे जो आदमी अपनी माँ को नोट बदलने के लिए लाइन में लगा सकता है, चुनाव के लिए इस्तेमाल कर सकता है अपनी माँ को, वो ऐसे भी इस्तेमाल कर सकता है। तो उनका अपनी माँ से कोई लेना देना नहीं है। उनका मतलब उनको सामने चुनाव में हार दिखाई दे रही है तो रो करके गिड़गिड़ा करके अपनी माँ को आगे रख करके और थोड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। माहौल बना रही है मीडिया भी माहौल बना रही है और प्रधानमंत्री जी तो माहौल बनाने में मास्टर है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। देश भर में आंदोलन कर रही है, देश भर में आंदोलन करिए, विदेश में आंदोलन करिए, लेकिन कोई मना थोड़ी कर रहा है। लेकिन मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ कि मणिपुर की महिलाओं के लिए क्यों नहीं आंदोलन हुआ? जब सोनिया गांधी को जर्सी गाय और क्या नाम कांग्रेस की विधवा कहा गया था, तब क्यों नहीं क्या नाम है आंदोलन किया गया? तब क्यों किसी महिला का मान सम्मान और अपमान को दिखाई नहीं दिया? जिसने कहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, पकड़ कर जेल भेजो। किसने मना किया? जा रहा है कांग्रेस का मंच, कांग्रेस की रैली, तो कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए ना। कांग्रेस की रैली में बीजेपी का आदमी घुस करके बीजेपी को गाली दे माहौल बनाने के लिए, तो फिर कानूनी कार्रवाई उस पर होनी चाहिए ना। भाई कोई आदमी, कांग्रेस की ओपन मंच है, ओपन रैली है, कोई भी आदमी अगर कहीं से घुस सकता, कुछ भी कर सकता है। तो ये कहना कि कांग्रेस का कार्यकर्ता थोड़ी, कांग्रेस का नेता थोड़ी, राहुल गांधी ने गाली थोड़ी दी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने थोड़ी दी है, सोनिया गांधी ने थोड़ी दी है, प्रियंका गांधी ने थोड़ी दी है, शैलजा ने थोड़ी दी है, किसी बड़े राजेंद्र पाल गौतम ने थोड़ी दी है। अरे किसी बड़े नेता ने दी है, किसी छोटे नेता ने, किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, नेता ने दी है? नहीं है ना। वो जो मुद्दा बनाया जा रहा है, जिस आदमी ने गाली दी वो बताया जा रहा है बीजेपी का कार्यकर्ता, तो बीजेपी तो उसको जबरदस्ती बना रही है। तो बेवजह मुद्दा, बेवजह, बिल्कुल निसंकोच रूप से बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है। तो इससे तो जो मीडिया ने जो पूरा एजेंडा सेट किया, इससे तो बिहार में नुकसान हो जाएगा कांग्रेस को। देखिए नहीं, कांग्रेस को नुकसान नहीं हो रहा, कांग्रेस तो जीत रही है। ये जो मुद्दा बना रहे हैं कि इस बहाने वोट मिल जाए, माँ के नाम से वोट मिल जाए, कभी चाचा के नाम से, कभी गाय के नाम से, कभी हिंदू के नाम से, कभी गोबर के नाम से, ये मांगते रहते हैं वोट। ठीक है, तो इस बार उनके सारे मुद्दे फेल हो गए। ठीक है, तो अब इस बार के चलो भी माँ के नाम पर वोट। आप हमेशा कहते रहे हैं कि ब्राह्मणवाद ब्राह्मणों ने कर दिया, ब्राह्मणों ने कर दिया। तो अमेरिका में से खबर आ रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार हैं, उन्होंने कहा है कि जो तेल का पैसा है, जो उसका मुनाफा है, उसको सब ब्राह्मण खा रहे हैं। देखिए अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप के व्यापारी बिजनेस एडवाइजर हैं, उनकी जो स्टेटमेंट है ये वास्तव में गंभीरता से सोचने वाली है। और मेरे जैसा व्यक्ति ये सोचता है कि जो समस्या भारत में हम लोग अब तक फेस कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ब्राह्मण सब जगह कब्जा मार करके बैठे हैं, ब्राह्मण जो है वो अपर कास्ट जो है वो सब संसाधनों पर कब्जा है, सब वो खा रहे हैं, नीचे तक SC ST OBC के पास नहीं आ रहा है। अब इस बात को अमेरिका भी मानने लगा है कि भाई ये वास्तव में सच्चाई है। और अगर उन्होंने ये बात कही है तो और ब्राह्मणों को इससे ऐतराज है तो ब्राह्मण विरोध करें, मोहन भागवत विरोध करें, हिंदू सेना वाले विरोध करें, बजरंग दल वाले विरोध करें, तमाम वो संगठन विरोध करें जो ब्राह्मणों के संगठन है। क्यों नहीं परशुराम सेना विरोध कर रही है? क्यों नहीं क्या नाम सवर्ण आर्मी जो है वो विरोध कर रही है? कि अमेरिका के, तो अमेरिका के सलाहकार ने गलत दिया है बयान? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सही दिया उसने, गलत क्या दिया है? तो फिर विरोध क्यों करेंगे ब्राह्मण? अरे
भाई उनको अगर ये लगता है कि विरोध मतलब गलत है तो विरोध करना चाहिए, लेकिन जिस बात को हम इतने इतने दिनों से इस देश के अंदर कह रहे थे, हमारी बात पे अमेरिका के राष्ट्रपति के वित्त क्या नाम है बिजनेस एडवाइजर ने मोहर लगा दिए, तो हम सही थे, ये सही, ये स्पष्ट हो गया। तेल का व्यापार तो अडानी का है ना, देखिए तो अडानी, देखिए अडानी का है, लेकिन अडानी के नीचे वाली लेयर में कौन लोग हैं? अडानी तो कंपनी का मालिक है, लेकिन अडानी अंबानी के नीचे वाली लेयर में कौन लोग हैं? सीईओ कौन है, सीएमओ कौन है, उनके बड़े बड़े पदों पर कौन, एमडी कौन है? वो तो सब वही लोग हैं ना, तो वो माल तो वो भी खा रहे हैं ना। तो अगर उसने किसी बात पे ये बात कही है तो उसके पास कुछ तो तथ्य होंगे। हवा में तो कोई बात कही नहीं इतने बड़े आदमी ने, और अगर कही है तो उसके पास क्या प्रूफ है? मांगे जाएंगे, क्या प्रूफ है? अमेरिका लगातार लगातार निशान टारगेट कर रहा भारत को, आखिर क्या वजह है? ये तो बड़ी अच्छी दोस्ती थी मोदी जी। भारत की, देखिए अमेरिका जैसा व्यापार पसंद देश जो सिर्फ व्यापार को अपनी प्राथमिकता में रखता हो, वैसी कंट्री के लिए कोई दोस्त नहीं है। प्रधानमंत्री जी बेशक जाकर के वहाँ डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांग लेते हो, बेशक जाकर के वहाँ यहाँ के ब्राह्मण जो हवन करते हो डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए कि वो तो सनातनी हिंदू है, वो भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण है, लेकिन उनके लिए देश पहले है। अगर आप उनके कहे अनुसार नहीं चलोगे तो वो आपको दुश्मन बना लेंगे 2 मिनट में। ये जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में भारत को विश्वास में लिए बगैर, भारत के क्या नाम है विदेश मंत्रालय को विश्वास में लिए बगैर वो सीज फायर की घोषणा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, और हमारा प्रधानमंत्री, हमारा विदेश मंत्रालय बाद में कर रहा है, तो ये क्या है? अब अमेरिका ने इतना दबाव बना दिया, भारत के प्रधानमंत्री की बोलती नहीं बन रही है, मोदी जी का 56 इंच का सीना चुगल करके 6 इंच का रह गया है, तो वो बन नहीं रही है कहीं भी बात, इसलिए जो ये रोज नए इस प्रकार की गाय बगाए जो है वो सारा कुछ चल रहा है। मोदी जी चौतरफा धिरते चले जा रहे हैं चारों तरफ, कभी डिग्री को लेकर, कभी चुनाव वोट चोरी को लेकर, कभी किसी को लेकर, कभी विदेश नीति को लेकर, क्या क्या लग रहा है, क्या सफल नहीं हो? देखिए ऐसा है गजेंद्र जी के ज्यादा दिन तक झूठ चलता नहीं है। डिग्री वाले मामले पे नंगे हो गए, वोट चोरी वाले मामले पे नंगे हो गए, अमेरिका ने जिस प्रकार से लताड़ लगाई है नंगे हो गए, 56 इंच सीना मतलब सूख करके 6 इंची रह गया। हर तरीके से मोदी जी जो है वो कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से बैकफुट पे जा रहे हैं। अब उनको लगा कि भी चुनाव हार जाएंगे, लोगों में यहाँ भी गुस्सा है, पूरे देश में गुस्सा, अमेरिका भी जिस प्रकार से लताड़ लगा रहा, तो क्या करें? तो वो माँ को ले आए, भाई मेरी माँ को गाली दी गई है। तो ये क्या, ये सब चुनाव जीतने के फड्डे हैं। मोदी जी से देश के लोगों का विश्वास उठ चुका है पूरी तरीके से। पता चल गया मोदी जी ने 2 नंबर से चुनाव जीता था, 2 नंबर की वोटों जो धांधली करके वो प्रधानमंत्री बने, धांधली करके उनकी राज्यों में सरकारें चल रही हैं, और धांधली करके वो अपने लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, अडानी अंबानी को फायदा पहुंचा रहे हैं। इसके लिए चाहे अमेरिका कितनी भी फटकार लगा ले, वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनके दोस्तों का व्यापार अमेरिका में चल रहा है, तो इसलिए क्यों बोलेंगे? अभी देश पहले नहीं है, दोस्त पहले। तो ये दोस्त हैं, और दोस्त जो है वो इस प्रकार से दोस्ती के लिए हो रहा है। आरएसएस के 100 साल पूरे हो गए हैं, उसको लेकर जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन मोहन भागवत भी जा रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा है कि आरक्षण खत्म करने की मांग जो लोग कर रहे हैं, पहले वो जाति व्यवस्था छुआछूत खत्म करे, तब आरक्षण खत्म होगा। देखिए ऐसा है गजेंद्र जी, आरएसएस का 100 साल का इतिहास उठा के देख लो, आरएसएस जो कहती है हमेशा उसको उल्टा करती है। अगर वो कहेगी कि आरक्षण खत्म, जातिवाद नहीं होना चाहिए, तो जातिवाद है, सबसे ज्यादा कट्टर उन्हीं में जातिवाद है। मोहन भागवत जी बता दें कि आज तक ब्राह्मणों के अलावा कोई आरएसएस का 100 साल में दूसरा आदमी दूसरी जाति का प्रमुख बना हो, और वो भी खास समाज, खास क्षेत्र से आने वाले ब्राह्मण ही बनेंगे। मोहन भागवत जी बता दें कि उनके जो मेन टॉप लीडर हैं उनमें SC ST OBC के कितने हैं। तो पहले मोहन भागवत जी अपने यहाँ करें, आरक्षण खत्म करें। भाई आरक्षण जब तुमने प्राइवेट संस्था सरकारी संस्थान छोड़े ही नहीं, सब कुछ प्राइवेट निजी हाथों में दे दिया, तो इसमें आरक्षण बचा कहाँ है? मोहन भागवत जी अच्छा होता प्रधानमंत्री जी को लेटर लिख करके कहते कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करो, बैकलॉग पूरा करो, SC ST OBC के लिए स्पेशल क्या नाम है भर्ती अभियान चलाइए नौकरियों में। तब मुझे लगता है कि वो शायद इस देश के SC ST का OBC का कुछ माइनॉरिटी का भला चाह रहे हैं, वो वही बात कह रहे हैं जो वो करना चाह रहे हैं। आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा? वो ये भी कह रहे हैं कि SC ST एक्ट जो है उसको सही तरीके से लागू किया जाए। वो कह रहे हैं ना, लागू कौन करेगा? लागू वो सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो रोज SC ST का शोषण अत्याचार कर रहे हैं, रोज इनकी क्या नाम है सरकारी कर्मचारियों की शियार खराब कर रहे हैं, लोग और बहन बेटियों के साथ बलात्कार और शोषण अत्याचार हो रहा है, बच्चों के साथ में शोषण अत्याचार हो रहा है, तो वो लोग क्यों लागू करेंगे? भाई जब सिस्टम में ही हमारे लोग नहीं है, तो हमारे लोगों को चाहिए कि उस पहले सिस्टम में तो शामिल करें। अरे RSS अपने यहाँ शामिल करे, मायावती जी क्या नाम है अपने यहाँ शामिल करें, हमें तो हमारे लोग शामिल नहीं कर रहे। मैं तो कितनी बार सवाल उठाता हूँ कि जो आकाश आनंद जी अपनी कंपनी चलाते हैं, उनके जो कंपनी हजारों करोड़ का टर्नओवर, उसमें दलित कितने हैं? आनंद जी जो कंपनी चलाते हैं उसमें दलित कितने हैं? RSS में दलित कितने हैं? BJP में दलित कितने हैं? कांग्रेस, तो मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ ना, RSS दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, तो लेकिन RSS तो देखिए कैसी बातें कर रही है। वो मैं क्या कह रहा हूँ, RSS इसलिए नहीं कर रही है, RSS इसलिए कर रही है कि ये वोटों की राजनीति है,
और उनको राज करना। तो भाई थोड़े से जो अनपढ़ बेचारे हमारे समाज के कुछ कम पढ़े लिखे लोग हैं वो खुश हो जाएंगे, मोहन भागवत जी ने ऐसे कह दिया, अब कोई छुआछूत नहीं है, उन्होंने अपने लोगों को फटकार लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। जब आरएसएस इस प्रकार की बात करती है तो इस देश के दलित एक्टिविस्टों को, ओबीसी एक्टिविस्टों को चाहिए कि वो थोड़ा सा गंभीरता से मोहन भागवत सोचें। का दिखावा सब कुछ। बिल्कुल दिखावा। ये तो वो वाले जब शेर बूढ़ा हो जाता है ना तो वो शिकार करने की स्थिति में नहीं रहता, तो वो क्या करता है, चुपके से आदमी को बुलाता है। जैसे कहते हैं ना, गांव में कहानी सुनाते थे कि एक लोमड़ी थी, लोमड़ी ने शेर को सारे से, शेर ने लोमड़ी को सारे से बुलाया कि भाई मैं तो भूखा हूं, मुझसे शिकार नहीं होता, मुझे क्या करना चाहिए, कोई मेरा खाने का इंतजाम कर। तो वो गई एक बंदर के पास, हिरण के पास में, हिरण से कहा कि वो जो जंगल का राजा है शेर, वो मरने जा रहा हो, तुझे राजा बनाएगा, चल। अब हिरण चला गया बेचारा चुपचाप होकर के वहां। जब चला गया तो पता चला कि कह रहे पास को जा, राजपाट की बात कान में बताई जाएंगी। जैसे ही हिरण ने कान राजा उसके पास को करा, शेर के पास को निकाल करके पंजा पेट में कर दिया, खा लिया, मार दिया। तो ये वही काम कर रहे हैं मोहन भागवत जी के बस की। आरएसएस से 100 साल हो गए, साख गिरती जा रही है, बीजेपी की साख गिरती जा रही है, तो वो शेर की तरह कह रहे हैं कि हम तुम्हें राजा बनाएंगे, आओ, और फिर मार देंगे। आप जैसे तमाम लोग जो सरकार से सवाल करते हैं, ऐसे ही कुछ स्टूडेंट छात्र भी थे जो दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद है यूएपीए के तहत, उनकी अभी तक भी जमानत नहीं, बार बार उनकी जमानत याचिका खारिज हो रही है। और एक तरफ जो बलात्कारी बाबा हैं वो पैरोल पर छुटकर आ रहे हैं। देखिए ऐसा है, हाँ। कौन, अब जैसे उमर खालिद वाला मामला 2-3 दिन से बड़ा हाईलाइट चल रहा है, कल या परसों दोबारा जो है जमानत खारिज कर दी गई। आज दलीप मंडल ने ट्वीट भी किया है कि जो वो क्या नाम है अपना, उनके वकील है कपिल सिब्बल साहब, वो क्या नाम है तारीख कोर्ट खेल रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि मामला लंबा खिंचे। पहली बात तो कोर्ट के सामने सारा मामला है, लेकिन जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं उसमें राजनीति भी शामिल है। आजकल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हो, हाई कोर्ट की जजमेंट हो, किसी कोर्ट की जजमेंट हो, उसको ये कह करके मानना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन हमारे लिए, सबके लिए मान्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो सम्मान है वो था, है और रहेगा, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी चाहिए कि वो ऐसे डिसीजन दे जिससे कि उसके प्रति लोगों की आस्था और विश्वास बना रहे। देखिए, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो पिछले डिसीजन रहे आस्था के नाम पर रहे हैं, और जिस प्रकार से उमर खालिद के बारे में बार बार कई साल उसको, उमर खालिद को जेल में हो गए, 6 साल हो गए, अभी तक जमात नहीं हो रही है, और जो बलात्कारी और शोषण जो दिन रात बलात्कार कर रहे हैं वो लोग जमा पैरोल पर बाहर है, जिनको उम्र कैद की सजा हुई फिर भी पैरोल पर बाहर है। तो ये 2 प्रकार का जो कोर्ट का कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है, तो इससे कोर्ट की विश्वसनीयता पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं।